Hello everyone, this is सुनील कुमार लेक्चर इन साइकोलॉजी डाइट अमीर पर वंस अगेन वीडियो डियर ट्रेनीज। आज हम चर्चा करेंगे थर्ड यूनिट की मेमोरी की। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हम यहाँ पर समरी की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्मृति होती क्या है। जैसे डिफरेंट परिभाषाएं आपने पढ़ी हैं और कुल मिलाकर हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ की हम बात करें, मेमोरिया शब्द से लिया गया है और मेमोरिया का अर्थ होता है याददाश्त, यानी कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ऐतिहासिक लेखा। डियर ट्रेनी, मेमोरी हेल्प्स इन एडजस्टमेंट एंड इन लॉजिकल थिंकिंग। तो ये इसका एक शाब्दिक अर्थ आप कह सकते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है संक्षेप में। अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, करैक्टरिस्टिक्स बनाएं कि स्मृति से हम जल्दी सीखते हैं। नंबर 2, बेकार की बातों को भूल जाना। तीसरा, समझने में सहायक। चौथा, आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्ति अगर हो जाए उसको स्मृति कहते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़े। पांचवा, उपयोगिता। और छठा, धारण करने में स्थायित्व, कि हम उस सामग्री को रिटेन कर पाएँ। एक बार फिर से, जल्दी सीखना एक विशेषता, बेकार की बातों को भूल जाना दूसरी विशेषता, समझने में सहायक तीसरी विशेषता, आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्ति चौथी, उपयोगिता पांचवी, धारण का स्थायित्व छठी। तो ये 6 विशेषताएं हम मेमोरी की लिख सकते हैं। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि ये स्मृति वैसे वास्तव में काम कैसे करती है, इसको सरल भाषा में हमने समझा था। मैंने कहा था कि हमारे वातावरण के अंदर कुछ एक उत्तेजना होती हैं, स्टिमुलेंट्स होते हैं, ठीक है, और उन उत्तेजनाओं को हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, सेंसेस के माध्यम से ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है। वातावरण में नंबर 1 उत्तेजना होती हैं और उन उत्तेजनाओं को हम महसूस करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम के थ्रू सेंसेस, और थ्रू सेंसेस उनको कहाँ भेजा जाता है, ब्रेन में, मस्तिष्क में। तो आइए इसके प्रोसेस को हम समझते हैं कि ब्रेन में क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ मेमोरी, आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो 3 पॉइंट्स हैं, 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक एनकोडिंग, नंबर 2 स्टोरेज, नंबर 3 रिट्रीवल। एनकोडिंग यानी कि कूट संकेतन, संकेतों को स्नायु वेगों में बदलना। जो तरंगें ब्रेन तक पहुंचती हैं थ्रू सेंसेस, उनको, चिन्हों को, प्रतीकों को एक रूप देना। दूसरा स्टोरेज, जो मैसेज वहाँ पर हमारा मस्तिष्क में पहुँचा उसको मस्तिष्क में संचय करना, स्टोर करना, रोके रखना। और तीसरा रिट्रीवल, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर उसको प्राप्त कर लेना। तो ये 3 मेमोरी के हमारे प्रोसेस हैं, ऐसे प्रक्रिया हैं, ऐसे स्मृति हमारी काम करती है। मैंने कहा वातावरण में कुछ एक उत्तेजना होती हैं, उत्तेजना ज्ञानेंद्रियों के माध्यम में मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती हैं, और मस्तिष्क में क्या प्रक्रिया होती हैं, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं? इन बातों को आप अब सक्षम होने चाहिए एक्सप्लेन करने में। और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या चाहिए आपको याददाश्त के लिए। एक तो लर्निंग, कोई मटेरियल आपने पहले सीखा हो, और दूसरा रिटेंशन, उसको आप रोकने में सक्षम हो। तीसरा रिकॉल, जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको पुनः स्मरण कर लें। और चौथा रिकॉग्निशन, उसको आप पहचान पाएँ। तो ये 4 तत्वों पर आधारित है हमारी मेमोरी। एक सीखना होना, अधिगम होना जरूरी होता है, लर्निंग। नंबर 2 रिटेंशन, नंबर 3 रिकॉल, नंबर 4 रिकॉग्निशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, ये 4 एलिमेंट्स हैं जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने आने चाहिए। इसके अलावा डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि हमारी
ये जो बात करी, इनके ऊपर एक अलग अलग प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं, जनरली लर्निंग के भी ऊपर, रिटेंशन के ऊपर, रिकॉल के ऊपर, रिकॉग्निशन के ऊपर। और जो सबसे अहम जो आपको प्रश्न अक्सर पूछा जाता है वो रिटेंशन के ऊपर कि धारणा क्या होती है, धारण करना क्या होता है ना, जो जिन चीज़ों को हमें संचित करता है, तो उनके ऊपर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि धारणा किसे कहते हैं या कौन से कारक हैं जो धारणा को प्रभावित करते हैं। इज इट क्लियर? इसी तरीके से आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है रिकॉल के ऊपर भी, कि रिकॉल क्या होता है और रिकॉल को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो आइए इस 7 नंबर का पहले रिटेंशन को हम देख लें। धारणा का अभिप्राय स्मृति चिन्हों को धारण करना अथवा बनाए रखने की समर्थ्य होती है। तो कौन से कारक हैं इसको प्रभावित करने के? तो कुछ एक शैक्षणिक कारक हो सकते हैं, नंबर 2 मानसिक कारक हो सकते हैं, और नंबर 3 शारीरिक कारक हो सकते हैं। शैक्षिक कारक में हम क्या लिखेंगे? शैक्षिक कारक हो सकते हैं जैसे सामग्री का स्वरूप कैसा है, उत्तेजना का अर्थ, उत्तेजना की स्पष्टता, सीखने की मात्रा और सीखने की विधियाँ। तो ये कारक हैं, एजुकेशनल फैक्टर्स हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सामग्री का स्वरूप कैसा है जिसको सीखा जा रहा है, उत्तेजना का अर्थ, उत्तेजना में कितनी स्पष्टता है, सीखने की मात्रा कितनी है और सीखने की क्या विधियाँ हैं। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन सामग्री को कितना रिटेन करते हैं। तो ये हो गए एजुकेशनल फैक्टर्स। दूसरे मानसिक कारक का हम जिक्र कर लें, मेंटल फैक्टर्स कौन से होंगे? जैसे रुचि हमारी उस विषय में कितनी है, कि कितना ध्यान है और कितनी मेंटल रेडीनेस है, मानसिक तत्परता कितनी है, मानसिक चिंतन, निद्रा, बुद्धि आदि, ये सारे हमारे मानसिक कारक हैं। इसके अलावा शारीरिक कारक भी धारणा को प्रभावित करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, मस्तिष्क की बनावट कैसी है। तो यदि ये भी अगर मानो आप थकान है तो ये वो प्रभावित करेंगे आपके, वो धारण वो कम होगा। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो मेंटली भी फिट होंगे। तो ये सारे कारक आप बना सकते हैं कि कुछ एजुकेशनल फैक्टर्स हैं, कुछ मानसिक कारक हैं और कुछ शारीरिक कारक हैं जो धारण को प्रभावित करने में सहायक सिद्ध होते हैं, प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से 7 नंबर का आपका जो दूसरा अक्सर प्रश्न पूछा जाता है वो रिकॉल करने के ऊपर भी पूछा जाता है। रिकॉल क्या करता, किसे कहते हैं? सीखे हुए अनुभवों को आवश्यकता पड़ने पर दोबारा याद करना ही पुनः स्मरण या प्रत्यय स्मरण कहलाता है। ऐसे शब्द हैं प्रत्यय स्मरण, पुनः स्मरण। सरल भाषा में आप कह लें सीखे हुए अनुभवों को आवश्यकता पड़ने पर दोबारा याद करना, अंग्रेजी में रिकॉल। तो रिकॉल को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं? जैसे रिकॉल तब होता है अगर वो अच्छे से धारण किया हो, पहला पॉइंट, अच्छे से रिटेन किया हो। दूसरा प्रयास, तीसरा उसकी बाधाएं कितनी थी, चौथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका कैसा था, पांचवा जब रिटेन कर रहे थे तो आपका ध्यान कितना भटका था। आयु के हिसाब से भी रिकॉल पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, और तथ्यों में संबंध, प्रेरणा, मनोवृत्ति। तो ये कुछ एक पॉइंट्स आप बना सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर दूं, अच्छी धारणा, प्रयास, बाधाएं, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान भटकना, आयु, बुद्धि, तथ्यों में संबंध, प्रेरणा और मनोवृत्ति आदि ऐसे कारक हैं जो कि हमारे रिकॉल को प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद है डियर ट्रेनिस कि आप इन पॉइंट्स को अब एक्सप्लेन करने में सक्षम होंगे। तो ये प्रोसेस ऑफ मेमोरी, आपका एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी आपने समझे, और इनके ऊपर जो साथ साथ के बड़े प्रश्न जो संभावित हो सकते थे उनकी हमने चर्चा करी। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मेमोरी के ऊपर प्रश्न बनता है, क्या क्या टाइप्स हैं हमारी स्मृति की। तो ये डियर ट्रेनीज आपको जैसे एपिसोडिक मेमोरी की हमने बात करी थी, सिमेंटिक मेमोरी की बात करी थी, एक्सप्लिसिट मेमोरी की बात करी थी, इम्प्लिसिट मेमोरी की बात करी थी, प्रोसीजरल मेमोरी की बात करी थी। तो इनको आप अच्छे से समझ लें कि एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है। 2 नंबर का पूछा जाता है आपको, सिमेंटिक मेमोरी से आप क्या समझते हैं। 2 मार्क्स का केवल एक ही टाइप के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रोसीजरल मेमोरी के किसे कहते हैं। तो इन कंसेप्ट्स को आप अच्छे से तैयार कर लें। ये मुख्य हेडिंग से ये जो टाइप्स हैं
ये डिटेल में भी प्रश्न आ जाता है और कई बार 2 मार्क्स का भी कोई पॉइंट उठाकर आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो मॉडल है किस पर आधारित है? जैसे हमारा वर्क्स एज ए कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर काम करता है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि इसमें 3 मुख्य पॉइंट थे। एक सेंसरी रजिस्टर, संवेदी रजिस्टर जिसे हम कहते हैं, दूसरा लघु स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरा दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। 3 इन टाइप्स का आप जिक्र करेंगे इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में। जैसे कंप्यूटर काम करता है उसी ढंग से हमारा ये सूचना तंत्र भी काम करता है। पहला पॉइंट मैंने कहा कि संवेदी रजिस्टर, सेंसरी रजिस्टर, कोई भी बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटती हैं और हम उनको ध्यान जो देते हैं सिलेक्टिव पे देते हैं, जो हमारे काम की चीज़ होती है। तो बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और उनको हम 0 से 2 सेकंड्स के बीच में जो रजिस्टर कर लेते हैं, जिनको नोटिस कर लेते हैं, उसको हम सेंसरी रजिस्टर वाली स्टेज कहते हैं। और जब 2 से अधिक समय तक उनको हम धारण कर पाएँ, 2 से 30 सेकंड तक, उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में कहते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, सेंसरी रजिस्टर से 0 से 2 सेकंड के बाद जो दूसरी स्टेज आती है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं 2 से 25-30 सेकंड तक। इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में कहते हैं। तो उनमें से भी बहुत सारी बातें भूल जाती हैं और कुछ एक याद रह जाती हैं। जो भूल गई वो तो चली गई, ख़त्म हो गई, और जो याद रह गई वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। यानी कि वो मिनटों, घंटों या दिनों तक, सप्ताहों तक या महीनों तक या वर्षों तक रहे, या फिर जीवन पर्यंत तक रहे, लाइफ टर्म भी रह सकती हैं। तो जो घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों, वर्षों या जीवन पर्यंत तक रहे, उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। तो कई बार आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म मेमोरी में इस तरीके से अंतर आ जाता है। तो इसको अच्छे से डेप्थ में जाकर आप देख लें, दूसरे टॉपिक्स आप देख लें, दूसरे वीडियोज़ आप लोग देख लें और इन कंसेप्ट्स को आप अच्छे से क्लियर करें। ये अक्सर आपको पूछा जा सकता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या होता है। तो 3 पॉइंट्स पे आपने फोकस करना है, संवेदी रजिस्टर, लघु स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। इज इट क्लियर? तो डियर ट्रेनी, इस तरीके से मेमोरी में ये एक जो पहला प्रश्न आपका ये बनता था, और इससे विपरीत दूसरा प्रश्न फॉरगेटिंग, बिल्कुल एकदम विपरीत। वही पॉइंटों को आप बड़े सूझबूझ के साथ लिख सकते हैं। पहली बात कि फॉरगेटिंग क्या होती है? जब याद किए हुए किसी भी सामग्री को, किसी भी पाठ को, किसी भी वस्तु को चेतना में पूर्ण या आंशिक रूप से अगर हम ना ला सक पाएँ, अगर चेतना में उस व्यक्ति को ना पहचान पाएँ, उस वस्तु को या सामग्री को ना पहचान पाएँ, उसके विस्मरण कहते हैं। तो चेतना में पूर्ण या आंशिक रूप से किसी चीज़ को ना ले पाना ही हमारी फॉरगेटिंग होती है। तो जैसे जो उसकी विशेषताएं थी, जो आपको याद होगा, कूट, संकेतन, संचय और पुनः स्मरण, उनको एक विफल शब्द लिखकर आप इनके बिल्कुल विपरीत करके पॉइंट्स बना सकते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से स्मार्टली काम करें आप लोग। कूट संकेतन की विफलता, जब एनकोडिंग प्रॉपर नहीं होगी, कूट संकेतन प्रॉपर नहीं होगा, वो विफल हो जाएगा, तो फॉरगेटिंग होगी। अगर वो हो भी जाता है, अगर वो संचय में विफलता है, वहाँ रिटेन करने में उसका ध्यान भट गया, रिटेन नहीं कर पाया, तो वो भी फॉरगेटिंग का कारण बनेंगे। और दूसरा कि उसने रिटेन भी किया था लेकिन उतना उसका मजबूत नहीं था, उतना पक्का नहीं था, और कुछ समय के बाद वो उनको पुनः स्मरण करने में या पहचान करने में विफल हो जाता है। तो तीसरा कारण ये। तो तीनों पॉइंटों के साथ आप विफलता 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 शब्द लगाकर ही इनकी करेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं, फॉरगेटिंग की विशेषताएं को जोड़ सकते हैं बड़े स्मार्टली। तो क्या? कूट संकेतन की विफलता, संचय में विफलता, पुनः स्मरण या पहचान करने में विफलता। एक प्रश्न आपका ये बन गया। तो डियर ट्रेनीज, उसके बाद प्रश्न आपका टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग के ऊपर बनता है। आप जानते हैं फॉरगेटिंग एक नेचुरल होती है जिसको हम नॉर्मल फॉरगेटिंग कहते हैं, उसका जिक्र हम लोग करने में सक्षम हों, और एक जो एबनॉर्मल होती हैं जो कि साइकोएनालिटिकल होती हैं फॉरगेटिंग, उनका जिक्र करते हैं।
और ये एक एक्टिव फॉरगेटिंग होती है, एक पैसिव फॉरगेटिंग होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये नेचुरल या नॉर्मल, एबनॉर्मल और एक्टिव और पैसिव फॉरगेटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कई बार हम पिछली चीज़ों को भूल जाते हैं, पास्ट के जो आपको अमनेशिया की हमने जिसमें बात करी थी, स्मृति लोप की बात करी थी, तो इन सारे कंसेप्ट्स को आप फॉरगेटिंग में क्लियर रखें और इनको एक्सप्लेन अच्छे ढंग से करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा एक और प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, क्या कारण रहे हैं। बड़े आराम से आप लोग बना सकते हैं कि कार्य का रुचिपूर्ण ना होना, दूसरा कार्य का अर्थपूर्ण ना होना, तीसरा रटने की प्रवृत्ति, चौथा ध्यान की कमी, पांचवा प्रतिकूल कोई परिस्थितियाँ, छठा पुनरावृत्ति का अभाव, उसको रिवाइज नहीं हमने किया, सातवां कमज़ोर स्वास्थ्य, कोई हेल्थ इश्यूज रहे हैं, आठवां लंबा अंतराल, बहुत समय हो गया है उस सीखी हुई सामग्री, और नौवां आपका अभिप्रेरणा का अभाव, मोटिवेटेड नहीं थे, मोटिवेशन की कमी थी, और 10वां आपका अधिगम के दौरान अपर्याप्त प्रभाव, जब आपने सीखा तो उसका आपके ऊपर प्रभाव ही कम था। तो ये कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग का भी प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से इन पॉइंट्स के माध्यम से लिख दें। क्या बोला मैंने, कार्य का रुचि पूर्ण ना होना, नंबर 2 कार्य का अर्थपूर्ण ना होना, रटने की प्रवृत्ति, ध्यान की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, पुनरावृत्ति का अभाव, कमजोर स्वास्थ्य, लंबा अंतराल, अभिप्रेरणा का अभाव, अधिगम के दौरान अपर्याप्त प्रभाव। तो ये कुछ एक कारण हैं जिनको आप अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुछ ये कॉजेज बन गए। इसके अलावा डियर टेनिस हमारा एक और प्रश्न बन जाता है कि विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फॉरगेटिंग। तो क्या पॉइंट आप लिखनेंगे वहाँ पर, सीखने की मात्रा कितनी थी, दुखद अनुभव, रुचि का अभाव, सीखने की विधि, सीखने की गति, पाठ्यपुस्तक का स्वरूप, और इसके अलावा मादकता, नशे की आदत आदि। इसके अलावा आयु, सीखने की नियत, और मेंटल ट्रॉमा, मानसिक आघात। ऐसे कुछ एक कारक हैं जो कि हमारे इस फॉरगेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीखने की मात्रा, दुखद अनुभव, रुचि का अभाव, सीखने की विधि, सीखने की गति, पाठ्यपुस्तक का स्वरूप, और नशे की आदत, और मानसिक आघात आदि ऐसे पॉइंट्स आप बना सकते हैं जो कि हमारे फॉरगेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इज इट क्लियर? ये ट्रेनिंग। इसके अलावा प्रश्न इस ढंग से भी पूछा जा सकता है कि विस्मरण को दूर करने के क्या उपाय हैं, क्या रेमेडीज हैं, क्या करेक्टिव मेजर्स हैं जिससे कि फॉरगेटिंग को दूर किया जा सकता है। बड़ी कॉमन के साथ जब आपने मेमोरी को समझा, फॉरगेटिंग के कारण को समझा और प्रभावित करने वाले कारकों को समझा, तो हम विस्मरण करने के उपाय भी यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं बड़े आराम से। क्या करना है कि हमने कहा कि अगर किसी चीज़ को दोहराया ना जाता हो तो बार बार दोहराएं, सिंपल सी बात है। हेल्थ इश्यूज हैं तो हेल्थ हमारी ठीक हो, ताकि मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ठीक। निद्रा भी प्रभावित करती है तो उचित निद्रा लें, और बहुत एक समय का अंतराल हो जाता है, वो भी एक कारण बनता है फॉरगेटिंग का। तो वो जो लंबी छुट्टियां हैं उनमें पढ़ाई करें, पाठ का अति शिक्षण करें। नशा प्रभावित करता है तो नशे से बचें। सीखने की विधि पर एक अगर ध्यान नहीं है तो अच्छे मेथड से सीखें और भलीभांति सीखें, फोकस करके सीखें। सीखने ज्ञान का अन्य ज्ञान से जोड़कर करें, साहचर्य संबंध स्थापित करें। इसके अलावा इच्छा शक्ति, सीखने की विधियाँ, पुराने अनुभवों द्वारा नया अधिगम, और केवल उपयोगी बातों पर ध्यान देना। ये बहुत सारे उपाय, रेमेडीज़ हैं जो कि हमारे फॉरगेटिंग को कम कर सकते हैं। तो नंबर वाइज मैं एक बार रिपीट कर दूँ। नंबर 1 बार बार दोहराना, नंबर 2 मस्तिष्क को स्वस्थ रखना, नंबर 3 उचित निद्रा, नंबर 4 लंबी छुट्टियों में पढ़ाई, नंबर 5 पाठ का अति शिक्षण, नंबर 6 नशे से बचना, नंबर 7 सीखने की विधि पर भलीभांति ध्यान देना, नंबर 8 सीखने ज्ञान का अन्य ज्ञान से साहचर्य
बनाना, संबंध बनाना। नंबर 9 इच्छा शक्ति। नंबर 10 सीखने की विधियाँ। नंबर 11 पुराने अनुभव तथा द्वारा नया अधिगम को जोड़ना। और नंबर 12 केवल उपयोगी बातों पर ध्यान देना। जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं उन पे हम ध्यान ना दें और जो उपयोगी बातें हैं उनके ऊपर फोकस करें। डियर ट्रेनीज, मैंने बड़ी डिफरेंट परिभाषा आपको दी थी कि अच्छी मेमोरी क्या होती है। मैंने कहा अच्छी स्मृति वो होती है जो कि हम भूल जाते हैं। आप यहाँ चाहोगे अच्छी याददाश्त वास्तव में वो ही होती है जो कि हम भूल जाते हैं, जो कि यूजलेस होता है। ए गुड मेमोरी इज वी फॉरगेट विच इज यूजलेस। ए गुड मेमोरी इज दैट वी फॉरगेट विच इज यूजलेस। जो हमारे लिए बेकार है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको बाहर निकालना ही, उस फतूर को बाहर निकालना ही बेहतर होता है। तो स्मृति की भांति विस्मरण भी जीवन में उपयोगी है। कोई स्मरण और भूली हुई बातों में संतुलन होना चाहिए। निरर्थक बातों को भूलना तथा सार्थक बातों को या उपयोगी बातों को याद रखना हमारी स्मृति को मजबूत करता है। इस तरीके से निरर्थक या बेकार की बातों को भूलना ही बेहतर होता है। या जो दुखद घटनाएं होती हैं उनको भी भूलना बेहतर होता है, क्योंकि वो भी नहीं तो हमारी स्मृति को कमज़ोर करती हैं। तो स्मृति को मजबूत करने के लिए हमें निरर्थक बातों को भूलना होगा तथा सार्थक या उपयोगी बातों को ही याद रखना होगा, ताकि हमारी स्मृति जो है वो सुदृढ़ हो। इज इट क्लियर? तो इस यूनिट में डियर ट्रेनीज इतना ही। मुझे उम्मीद है इन सारे पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब करने में अब सक्षम होंगे। दैट्स ऑल इन दिस यूनिट। थैंक यू वेरी मच।